अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इकनॉमिक्स की वीडियो है आपकी आज। जैसा कि आपको टाइम टेबल मिल चुका है, टाइम टेबल में आपको ये बताया गया है कि वीक में हर सब्जेक्ट वीक में एक दिन होगा। तो बेटा आज फ्राइडे है, हर फ्राइडे आपका जो है वो इकनॉमिक्स होगा। तो वो पूरे वीक का उसमें होमवर्क होगा, पूरे वीक का काम होगा। ठीक है, तो अब कंटिन्यू करते हैं हम अपनी वीडियो को। तो पिछली वीडियो में आपने क्या पढ़ा था? एग्रीकल्चर एंड हैंडीक्राफ्ट स्टेज के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, 4 कॉन्सेप्ट्स है। उसमें पहला कॉन्सेप्ट हम पिछली वीडियो में अपना पढ़ चुके थे, डिवीजन ऑफ लेबर। आज हम दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फ्यूडल एक्सचेंज इकनॉमी। फ्यूडल एक्सचेंज इकनॉमी क्या है? देखें, आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि आहिस्ता आहिस्ता लोग आगे बढ़ने लगे, ग्रोह बनने लगे, कौमें बनने लगी, कबीले बनने लगे। तो इसमें क्या किया गया कि कौम के सबसे जो है अक्लमंद शख्स, वाइजेस्ट मैन को चुना गया सरबराह के तौर पे। वो ऐसा शख्स होता था जिसकी बैकबोन भी स्ट्रॉन्ग होती थी। बैकबोन से मुराद ये कि जैसे इलेक्शन में कौन लोग खड़े होते हैं हमारे यहाँ, जिनकी बैकबोन होती है, जिनके वर्कर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जो फाइनेंशियली भी जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, सपोर्ट करते हैं। उसी तरीके से उस वक्त भी कौम के सरबराह ऐसे ही बनाए जाते थे जो बहुत अक्लमंद होते थे और जो फाइनेंशियल भी सपोर्ट करते थे अपनी कौम को। इस तरह के लोग होते थे। तो उनको बड़ा बनाया गया, कबीले का, ग्रोह का। उन्होंने क्या सोचा कि उन्होंने एक फ़ैसला किया आगे कि भाई हम जो है वो अपने सरप्लस प्रोडक्शन को जो है वो आगे देंगे, एक्सचेंज करेंगे। एक्सचेंज करने का क्या मतलब? पहली बात तो ये कि सरप्लस प्रोडक्शंस क्या हैं। सरप्लस प्रोडक्शन ये है कि इसकी एग्जांपल मैं आपको ये दूंगी, जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में मेजर एक्सपोर्ट जो है वो राइस है, वीट है। तो जैसे हम क्या करते हैं कि अपनी जो है वो प्रोडक्शन को, अपनी जितनी नीड्स होती हैं हमारी कंट्री की, वो पूरा करने के बाद जो बच जाती है प्रोडक्शन, उसे हम एक्सपोर्ट करते हैं। अमूमन तो यही सही तरीका है, लेकिन ये उन मुल्कों के लिए है जो डेवलप कंट्रीज़ है, अंडर डेवलप कंट्रीज़ नहीं। हमारी अंडर डेवलप्ड है, यानी हम अभी डेवलप होने के सफ़र में हैं। जैसे हम तरक्की याफ्ता नहीं, हम तरक्की पजीर मुल्क है हमारा। और तरक्की याफ्ता मुल्कों में मोस्टली ये होता है कि वो अपनी नीड्स, अपने मुल्क की नीड्स को पूरा करते हैं। जो भी प्रोडक्शन होती है, समझें अगर कोई चीज़ एग्रीकल्चर के थ्रू हो रही है उनकी, या कोई इंडस्ट्री में बन रही है, तो सबसे पहले वो अपनी ज़रूरत को पूरा करेंगे, इसके बाद वो बचने वाली चीज़ को जो है वो एक्सपोर्ट कर देते हैं। मगर हमारे यहाँ जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है हमारी, या दूसरी भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ है, वहाँ ऐसा नहीं होता है। वहाँ क्या होता है कि हम अपना जो है वो फ़ॉरेन एक्सचेंज कमाने के लिए हर अच्छी चीज़ को हम एक्सपोर्ट कर देते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल है राइस की। बासमती राइस हमारे यहाँ महंगे हैं, क्यों हैं? आम चावल हमारे यहाँ पे जो हैं वो 120 kg हैं, ठीक है। और बासमती राइस हमारे जो बिरयानी के चावल, जो सेला चावल कहलाते हैं हमारी उसमें, तो वो क्या है, वो महंगे हैं। वो क्यों महंगे हैं? बनते तो हमारे यहाँ, उगते तो हमारे यहाँ ही है, उनकी काश्त हमारे यहाँ ही होती है, मगर इसलिए महंगे हैं कि उसमें जो है वो हम उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं अच्छे चावल को, और यहाँ हम कम क्वांटिटी रखते हैं। अब कम क्वांटिटी रखते हैं तो वो इसीलिए महंगी होती है, ताकि लोग ज़्यादा उसको ले ना पाएँ, ज़्यादा लोग, तो वो जो है वो पूरी हो जाए उतनी क्वांटिटी। तो इस वजह से जो है वो, तो ये दो अलग अलग चीज़ें होती हैं कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ क्या करती हैं और डेवलप्ड कंट्रीज़ क्या करती हैं। खैर, हम जो है वो टॉपिक से थोड़ा अलग हो गए हैं। टॉपिक में है सरप्लस प्रोडक्शन। तो सरप्लस प्रोडक्शन आपको समझ में आया कि हमारी जो प्रोडक्शन है, पहले अपनी कंट्री के लोगों के लिए उनकी जो नीड्स हैं वो पूरी होने के बाद जो चीज़ बचती है वो एक्सपोर्ट कर दी जाती है। तो उससे जो है वो पैसा कमाया जाता है, ज़ाहिर है। तो उस वक्त क्या होता था? उस वक्त चीज़ों के बदले चीज़ें होती थी। बार्टर सिस्टम मैंने आपको बताया था, बार्टर सिस्टम एक शख्स से दूसरे शख्स की तरफ होता था। लेकिन फ्यूडल एक्सचेंज इकनॉमी क्या होती थी? वो कौम से कौम के थ्रू जो है वो एक्सचेंज होती थी, चीज़ें पूरी कौम के थ्रू एक्सचेंज होती थी वो। इस तरह फिर बार्टर सिस्टम क्रिएट हुआ, कॉटेज इंडस्ट्री बनती गई। बार्टर सिस्टम तो खैर फ़र्द से फ़र्द पहले ही था, मगर कौम से कौम हुआ तो फिर कॉटेज इंडस्ट्रीज़ बनती गई, यानी छोटे छोटे पैमाने पे इंडस्ट्रियाँ बनती गई, हाथ से बनने वाली चीज़ों की बनती गई। तो फिर उसका नाम इन्होंने फ्यूडल एक्सचेंज इकनॉमी रखा। अब आते हैं थर्ड कॉन्सेप्ट पे, इंडस्ट्रियल स्टेज के। इंडस्ट्रियल स्टेज क्या है? ये बहुत ईजी है, इसमें तो नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि इंडस्ट्रियल स्टेज क्या है।
इसमें ये है कि जैसे फर्स्ट आपको पैराग्राफ में बताया गया है कि जैसे आपकी पॉपुलेशन बढ़ती गई, हर कंट्री की हो गई, या ग्रो जैसे बढ़ते गए, कबीले बढ़ते गए, बस्तियाँ बढ़ती गई, लोगों की ज़रूरतें, लोगों की ख्वाहिशें, लोगों की नीड्स बढ़ती गई, फिर उनको पूरा करने के लिए छोटी छोटी इंडस्ट्रियाँ वजूद में आने लगी, प्रोडक्शन सिस्टम और आगे बढ़ने लगा। इसमें कितने माहिर लोग सामने आने लगे, कितने जो है वो मास्टर क्राफ्ट्समैन सामने आते गए इससे, और वो अपनी महारत को और इम्प्रूव करते गए। फिर वो उस ट्राइबल चीफ़ के ज़रिए वो आगे बढ़ते गए। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि ट्राइबल चीफ़ क्या है, ट्राइबल चीफ़ कौम के बड़े को कहते हैं, कौम का सरबराह। तो वो लोगों को जो है वो इस तरह से तरगीब दिलाने लगा, उनके कामों में महारत पैदा करवाने लगा कि वो इंट्रोड्यूस होते गए, और इस तरह छोटे छोटे पैमाने पे इंडस्ट्रियाँ बनती गईं। जैसे जैसे टाइम आगे जाता गया, लोगों ने सीखा कि व्हील को कैसे अपने कामों में लाना है, व्हील यानी पहिया, किस तरह से उसको इस्तेमाल में लाना है, किस तरह से करना है। जैसे छोटे छोटे उसकी जो है, जैसे ऊँट गाड़ी बनी, जैसे कैमल कार्ट हो गई, जैसे हॉर्स कार्ट हो गई, ये कार्ट्स इस तरह की बनी। फिर आगे वो मेटल्स का इस्तेमाल करने लगे, फिर इस तरह ट्रेड होने लगी, यानी तिजारत, एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को पहुंचाना। किसके थ्रू ये हुआ? सरप्लस प्रोडक्शन के थ्रू हुआ, यानी सरप्लस प्रोडक्शन को और आगे मज़ीद कंट्री टू कंट्री वो लोग ट्रेड करने लगे। इस तरह से इंडस्ट्रियल स्टेज बनने लगी। मतलब एक इन्होंने फिर एनर्जी रिसोर्सेज को यूज़ करना शुरू किया। इसमें कोल आ गया, गैस आ गया, मिनरल ऑयल आ गया, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आ गया। ये सारी चीज़ें इन्वेंट होती गई, डिस्कवर होती गई। इस तरह लोग आगे बढ़ते गए, प्रोग्रेस मिलती गई। इंडस्ट्रियल स्टेज को इन चीज़ों से बहुत प्रोग्रेस मिली, कोल से, मिनरल ऑयल से, क्योंकि बहुत सारी मशीनरियाँ जो हैं वो ऑयल से और कोल से और चल रही होती हैं, तो वो बहुत आगे तरक्की करते गए। ऑटोमेटिक मशीन्स बनती गई, प्लांट्स इन्वेंट होते गए, छोटी बड़ी इंडस्ट्रियाँ बनती गई। इस तरह से ये अपना काम आगे बढ़ाते गए। फंक्शन ऑफ कॉमर्स आगे बढ़े, फंक्शन ऑफ ट्रेड आगे बढ़े, बैंकिंग आगे बढ़ा, इंश्योरेंस आगे बढ़ा, ट्रांसपोर्टेशन आगे बढ़ा, ये सारी चीज़ें आगे बढ़ती गई। फिर इसके नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको बताया है कि हमने जो है वो इंडस्ट्रियल स्टेज को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। पहला हिस्सा क्या है, अर्ली पीरियड क्या है हमारा, उस वक्त जो है वो लोग कंजप्शन गुड्स बना रहे थे, जैसे कपड़े हो गए, शूज़ हो गए, कार्ड्स, फर्नीचर, एक्सेस प्लग्स, रोप्स, बॉक्सेस, ये चीज़ें बनाने लगे। सेकेंड पीरियड क्या था, एक पर्टिकुलर प्रोफेशन में आ गए, जैसे ब्लैक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, कारपेंटर, वीवर, पॉटर्स, मतलब ये इस तरह से वजूद में आने लगे। मतलब लोग इस तरह चीज़ें सीखने लगे, बनाने लगे, तो इस तरह बहुत सारे प्रोफेशन सामने आने लगे। इस तरह फिर वेल्थ की एक्सचेंज शुरू हुई, यानी कि पहले मनी नहीं था, फिर आहिस्ता आहिस्ता मनी आया, तो एक्सचेंज होने लगी वेल्थ की। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, यानी कि जो लेबर्स काम करते हैं उनको भी मनी में ही उनकी जो है वो उजरत दी गई, सैलरी दी गई। इस तरह से ये चीज़ें आगे बढ़ती गईं और बार्टर सिस्टम ख़त्म होता गया। ज़ाहिर है बार्टर सिस्टम की अपनी डिफ़िकल्टीज़ थी, जो आगे आप चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो इस तरह फिर मनी का एक्सचेंज शुरू हो गया। इस तरह इंडस्ट्रियल स्टेज जो है, इंडस्ट्रियल सिस्टम जो है वो बहुत आगे बढ़ता गया। और थर्ड पीरियड जो था वो इंडस्ट्रियल स्टेज था, जो एक मेन एक्चुअल स्टेज था जो आज तक चल रहा है। इसमें सबसे जो पावरफुल इन्वेंशन थी वो स्टीम इंजन थी। हर तरह की मशीनरी थी, टीवी, रेडियो, फैक्स, टेलेक्स और कंप्यूटर, जॉइंट स्टॉक कंपनीज, इंटरनेशनल ट्रेड, ये सारी चीज़ें, मॉनेटरी सिस्टम वगैरह बनता गया। मॉनेटरी सिस्टम क्या है ये भी आप आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे, इसका ताल्लुक गवर्नमेंट से होता है। यानी सारी चीज़ें ऐसी आती गईं जिनसे जो है वो इन्हेंस करता गया, हमारा एक इकोनॉमिक सिस्टम बहुत बेटर हो गया।